अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और आज के दिन हम नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड पार्ट जो कि असेसमेंट है, स्टेप 1, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो असेसमेंट है क्या? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है असेसमेंट। असेसिंग इज़ द सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस जो है क्या है, कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, डेटा का, कि इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट भी करते हैं, उस डेटा को फिर ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उसको वैलिडेट भी करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, कि इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को हम सिस्टमेटिकली और कंटिन्यूसली हम उसको कलेक्ट भी कर रहे होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरतीब से रख भी रहे होते हैं, उसको वैलिडेट डबल चेक भी कर रहे होते हैं और देन उसको हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं। इनफैक्ट असेसिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस कैरी आउट ड्यूरिंग ऑल फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, असेसमेंट क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको आप जो बाकी जो 4 फेज़ है आप उसमें भी इसको अप्लाई कर रहे होते हो, कि जब आप डायग्नोज बना रहे होते हो उस वक्त भी आप असेसमेंट करते हो कि आया मैंने डायग्नोसिस सही बनाया है कि नहीं। जब आप प्लानिंग करते हो तो उसमें भी आप असेसमेंट कर रहे होते हो कि आया जो मैं प्लानिंग्स कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, ये रिलेटेड है पेशेंट से कि नहीं। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप उस वक्त भी असेसमेंट कर रहे होते हो कि आया कोई रिएक्शंस वगैरह तो नहीं हो रहा है, और इवाल्वेशन में तो आप असेसमेंट करते ही हो कि उसमें आप जो है रिज़ल्ट देख रहे होते हो। तो असेसमेंट वो वाहिद, एक तो ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड ये वाहिद वो प्रोसेस है, वाहिद वो नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है जिसको आप पूरे जो है स्टेप्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स। हमारे पास 4 मुख्तलिफ तरीक़ों के जो है असेसमेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है, टाइम लैप्स असेसमेंट है। असेसमेंट वेरी अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, टाइमिंग, टाइम अवेलेबल एंड क्लाइंट स्टेटस। अब असेसमेंट जो है ये वेरी कर रहा होता है कि आप किस पर्पस के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, किस टाइम पे आप असेसमेंट कर रहे हैं, आप किस टाइम पे, वही बात होगी कि आप किस टाइम पे जो है असेसमेंट कर रहे हैं, और क्लाइंट स्टेटस के हवाले से जो आप असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के असेसमेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनिशियल असेसमेंट की, परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन टू द हेल्थ केयर सेंटर। जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो जो आपका पहला असेसमेंट होता है उसको हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं, जिसमें पूरा क्या होता है, आपका हेड टू टू असेसमेंट हो रहा होता है, तो उसको हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ongoing process to determine the status of specific problem identified in earlier assessment। अब जो प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है, आपको जो है टाइटल से ही पता चल चुका होगा कि ये वो असेसमेंट है जिसमें हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इनिशियल असेसमेंट में तो हमने पूरा हेड टू टू असेसमेंट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम हेड टू टू असेसमेंट नहीं करेंगे, बस प्रॉब्लम जहाँ पे होगी हम उसी जगह को असेस करेंगे। इमरजेंसी असेसमेंट डन ड्यूरिंग एनी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्राइसिस। अब ये क्या होता है इमरजेंसी असेसमेंट, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में कोई कार्डिक पेशेंट आ गया जिसको जो है हार्ट अटैक आया हो, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ हो, कार्डिक अरेस्ट के साथ आया हो, या कुछ ज़्यादा ही वो ब्लीड कर रहा हो, या शदीद किस्म का पेन हो, अपेंडिक्स जैसे कि अपेंडिक्स का पेन होता है, तो उस सिचुएशन में जब आप असेसमेंट करते हो तो वो इमरजेंसी असेसमेंट होता है। वहाँ पे भी आप जो है वो डिटेल असेसमेंट नहीं कर रहे होते हो, जस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आप जो इमरजेंसी में जो 2-3 स्टेप्स होते हैं आप जस्ट उनको परफॉर्म कर रहे होते हो। टाइम लैप्स रीअसेसमेंट का मतलब क्या है कि असेसमेंट आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ इनिशियल असेसमेंट। जैसे कि आप जब जाते हो, पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो उसको जो है 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया जाता है। तो फॉलोअप के लिए जब वो आता है और जब दोबारा उसकी असेसमेंट हो रही होती है तो उसको हम टाइम लैप्स रीअसेसमेंट कहते हैं, कि ये पेशेंट घर चला गया था, कुछ दिनों बाद वापस आके जब आप उसकी दोबारा असेसमेंट करते हो, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। मेथड ऑफ असेसमेंट, अब हमने जो है असेसमेंट के हवाले से बात कर ली
टाइप्स के बारे में बात की है। अब मेथड, आप किस तरीक़ों से आप जो है असेसमेंट कर सकते हैं, तो दो तरीक़ों से आप असेसमेंट करते हैं, एक इंटरव्यू के ज़रिए, दूसरा फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू। इंटरव्यू को हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू क्या है। इट इज़ अ प्लान कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशन टू गिव इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। इंटरव्यू क्या है, ये एक प्लान कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कि जिसमें पेशेंट और नर्स या डॉक्टर के दरमियान, कि जिसमें नर्स क्या करता है, पेशेंट हो या नर्स हो, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो इंटरव्यू है वो भी दो तरीक़ों से आप कर सकते हो, एक डायरेक्टिव इंटरव्यू है, एक नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है। तो हम ज़रा थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव क्या है। डायरेक्टिव इंटरव्यू ये क्या होता है, इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इलेक्ट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। द इंटरव्यू इज़ मेड पर्पसफुल एंड कंट्रोल बाय आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन that are close-ended question. Are you working in the hospital? Answer will be yes or no form. डायरेक्टिव इंटरव्यू हमारे पास वो इंटरव्यू है कि जिसमें हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं या मालूम करना चाहते हैं। इसमें हम वो क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से जिसमें पेशेंट सिर्फ हमें यस और नो में जवाब देता है, वो हमें पूरी डिटेल में कोई जवाब नहीं देता, जस्ट यस और नो। तो वो इंटरव्यू का मेथड कि जिसमें हम पेशेंट से जस्ट यस और नो में जवाब तलब करें, तो उसको हम डायरेक्टिव इंटरव्यू कहते हैं। जो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है वो क्या है कि द नर्स आस्क ब्रॉड क्वेश्चन डेट आर ओपन इन नेचर फॉर इंटरव्यू सेटिंग एंड प्लानिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टाइम, प्लेस, सेटिंग, अरेंजमेंट। अब जो ये नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है ये क्या होता है, ये शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग इंटरव्यू होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट जो नर्स है वो पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पेशेंट क्या करता है, अपना पूरी डिटेल जो है वो नर्स को बता देता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि इसके लिए जो है प्रॉपर जो है टाइम की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी जगह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे आप पेशेंट को बिठा सके, ईजी तौर पर आप उससे पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकें। सेकंड हमने बात की थी फिजिकल एग्जामिनेशन के हवाले से। तो इन दिस द ऑब्जर्वेशनल स्किल, अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, इसको हम ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कहते हैं। आर यूज टू डिटेक्ट द हेल्थ प्रॉब्लम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वो चार है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पल्पेशन और परकशन। द फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ डन फ्रॉम हेड टू टो। और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है ये क्या होता है, हेड टू टो असेसमेंट होती है, सर से लेकर पैर तक जो है हर एक ऑर्गन की, हर एक पार्ट की एग्जामिनेशन की जा रही होती है। असेसमेंट प्रोसेस, अब जो है असेसमेंट की प्रोसेस कौन कौन से है, तो हमारे पास जो है चार तरीक़ों से हम जो है असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज, वैलिडेट डेटा और डॉक्यूमेंटेड डेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन के हवाले से। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। पेशेंट हेल्थ स्टेटस के हवाले से जो हम इंफॉर्मेशन या जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। डेटाबेस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। अब डेटा कलेक्शन में क्या क्या हमारे पास आती है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री आ जाती है पेशेंट की, फिजिकल असेसमेंट आ जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसमें जाती है, और लैब इन्वेस्टिगेशन जो अपने लैब रिपोर्ट्स वगैरह होती है। इसके अलावा जो है ECG, MRI, CT स्कैन, एक्सरे सब इसमें आ जाते हैं। अब हमारे पास दो तरह के डेटा है, एक सब्जेक्टिव डेटा है, एक ऑब्जेक्टिव डेटा है। Subjective data are defined as symptoms or covert data and apparent only to person and verified by the person. Subjective data जिसको हम symptoms कहते हैं, इसको हम covert data भी कहते हैं। Subjective data को, Subjective data वो data है जो पेशेंट हमें बताए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सर में दर्द, ठीक है, या जो है उल्टियों का आना, या इसके अलावा जोड़ों का दर्द,
या बेचैनी होना, घबराहट से होना, मतलब वो सिम्टम्स वो बातें जो पेशेंट आपको बता सके, आप खुद से आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। जैसे कोई पेन हो गया, एंजाइटी है, खौफज़दा हो जाना, परेशान होना, तो ये सब क्या है, ये सब्जेक्टिव डेटा है। वो डेटा जो पेशेंट आपको बताए, सब्जेक्टिव डेटा, इसको हम सिम्टम भी कहते हैं, कोवर्ट डेटा भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा, objective data are sign or overt data are detectable by the observer, pulse, BP, edema, jaundice। अब ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है कि जो नर्स खुद ऑब्जर्व करता है। ऑब्जेक्टिव डेटा को हम साइन भी कहते हैं और ओवर डेटा भी कहते हैं। जैसे कि पल्स, अब पल्स क्या करता है, पेशेंट जो नर्स है वो खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है। बीपी जो है वो नर्स खुद देख रहा होता है, टेम्परेचर जो है वो नर्स खुद देख रहा होता है, मॉनिटर जो है वो नर्स खुद चेक कर रहा होता है। एडिमा है, जॉइंटस है, मतलब जो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। जो साइन है, जो ओवर डेटा है, उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अब सोर्स ऑफ डेटा, आप डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, तो दो है, एक प्राइमरी सोर्स है, एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स जो आप पेशेंट से डेटा ले रहे हो या पेशेंट के फैमिली से डेटा ले रहे हो, वो प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स जो डेटा आप लैब रिपोर्ट से ले रहे हो, आप जो है जो डॉक्टर ने वो किया हुआ है, जो परफॉर्मा उन्होंने बनाया है, आप वहाँ से ले सकते हो। जो टीम मेंबर्स है, आप उनसे डेटा ले सकते हो, या जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए हैं, जैसे कि लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए हैं, सीबीसी हुआ है, या इसके अलावा जो है एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, आप वहाँ से जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो ये था डेटा कलेक्शन के हवाले से बात। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब जो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने उसको क्या करें, ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देना है। द नर्स यूज अ रिटन और कंप्यूटराइज फॉर्मेट डेट ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डेटा सिस्टमिकली। आप क्या करते हो, जो जॉर्डन के 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, ये एक हेल्थ पैटर्न है जिसको जॉर्डन ने बनाया था, जॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब इसके थ्रू आप क्या करते हो, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो आप उसी थ्रू आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, या तो कंप्यूटर के थ्रू आप लिखते हो, या जो है रिटन के तौर पर आप लिख देते हो। तो इस डेटा को जॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के थ्रू ऑर्गेनाइज करना, तरतीब से लिखना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। वैलिडेटिंग डेटा, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब क्या है, वैलिडेट का मतलब है कि डबल चेकिंग। दिस इज द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग, वेरीफाइंग डेटा टू कंफर्म दैट आर द एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। वैलिडेटिंग डेटा हेल्प द नर्स टू कंप्लीट द टास्क। अब वैलिडेटिंग डेटा में क्या होता है, इसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि आया जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो ऑर्गेनाइज किया है, वो सही है भी या नहीं, इसको दोबारा चेक करना लाजमी होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप असेसमेंट के हवाले से था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एग्ज़ाम करीब है तो उनको भी इससे हेल्प आउट मिल जाएगी। और हमारे इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए वेट कीजिएगा, उसमें हम इंशाल्लाह डायग्नोसिस के हवाले से और प्लानिंग के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।